कौन सा रेडियस वाला? अच्छा नहीं हुआ ये, अभी करा देंगे सर। कहाँ तक पहुंचे थे हम? कौन सा किया था? फ्लोरीन वाला हुआ नहीं वो? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस। अच्छा ये वाला था क्या? ये था क्या? फ्लोरीन की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दिया है? न्यूक्लियस कैसा मान के चलना है? स्फेरिकल। ये सेंटीमीटर बोला था हमने। और डेंसिटी क्या होती है बोलो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, और अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 19 AMU। इसको अगर हमें ग्राम में चेंज करना हो किससे डिवाइड करेंगे? 19 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो एक एटम का मास ग्राम में आ गया हमारा। एक एटम का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कैसे निकालते हो? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई, रेडियस कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10⁻13 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या बताऊं आपने? मास कितना है? 19 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना आ जाएगा? 125 इंटू 10⁻39। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? 3.14 रख दो या 22/7 रख दो, है ना? ये हो जाएगा 19 और 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 इंटू पाई 3.14 इंटू 125 इंटू 10⁻39 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन में मैं क्या बताऊं? सॉल्व करके मुझे बताओ कितनी आ रही है वैल्यू? 6.02 प्लस में 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखना भाई, ये वैल्यू आ रही है क्या? 6.02 इंटू 10⁻13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेक करें आ रहा है क्या आंसर? क्या सॉल्व? ये सॉल्व किया? करो। ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
बताओ अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने आचार्य कनाल से बात स्टार्ट की थी, है ना। उसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके 4 पॉइंट याद हैं, चारों पॉइंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम होगा, फिक्स्ड रेशियो, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, 4 पॉइंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जे थॉमसन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, स्टेट ट्रेवल करती हैं, इनके पार्टिकल के पास मास होता है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती हैं, इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग, मतलब जिंक सल्फाइड की कोटिंग करनी पड़ती है। फिर इसके बाद इनकी जो नेचर है वो गैस पर डिपेंड नहीं करती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी से पहले हमने पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, जो जे थॉमसन ने ही फाइंड आउट किया था। कितना आया था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी लेते हैं, इस तरीके से सेटअप करते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद यह था मिलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किया था। कितना आया था चार्ज, 1.6 10⁻19 कूलम। उसमें हमने लिया था कि एटमाइजर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, एक्सरे से हम एयर को आयोनाइज कर देंगे, एयर को आयोनाइज अगर करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ जाके चिपक जाएंगे। एक फॉर्मूला भी बनाता है यहाँ से, Q = Ne। उस ऑयल ड्रॉपलेट पे 3 तरीके के फोर्स काम करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ। एक फोर्स जब ऑयल ड्रॉपलेट एक जगह रुकेगी तो वो गायब हो जाएगा, कौन सा होगा, विस्कस। दो फोर्स को बैलेंस करते हुए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेज की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन, जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के नाम है। क्या इनकी भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम ही है, चार्ज रिलेटिव जो प्रॉपर्टी है वो तो अपोजिट हो जाएंगी कैथोड के, बाकी स्टेट ट्रेवल करना बिल्कुल सेम है, मास होता है बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डेविएट होंगी विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज। और फिर क्या इनकी नेचर डिपेंड करेगी गैस पे, बिल्कुल डिपेंड करेगी। एनोड रेज क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो गैस जैसे ही चेंज करोगे तो उसका पॉजिटिव आयन बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था, इसका नाम दिया था Q/m को स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। एनोड रेज का Q/m याद नहीं करना, याद अगर है तो अच्छी बात है। एनोड रेज प्रोटॉन वाली अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि मास चेंज होगा तो Q/m भी चेंज होता चला जाएगा। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। उन्होंने बेरिलियम की एक थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई थी। ऐसा करने पर 2 तरीके के एटम मिले थे, एक कार्बन एटम और दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराने पर कोई भी डेविएशन नहीं आता, तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था तीनों डिस्कवरी के बाद हमने एक्सरे और रेडियोएक्टिव के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, याद है। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, एक्सरेज की डिस्कवरी रोंजन ने की थी ना। और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी बैकरल, ठीक है। अल्फा रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज होती है। बीटा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है अल्फा रेज की कितने टाइम्स होती है, और गामा की 1000 टाइम, ठीक है। एक्सरेज कैसे बनाई जाती हैं, कैसे एक्सरेज बनेंगी, जब कैथोड रेज को हाई डेंस मेटल के ऊपर गिराया जाएगा तो कैथोड ट्यूब के बाहर कौन सी रेज मिलेंगी, एक्स रेज, और ट्यूब के अंदर तो कैथोड रेज चली रही है हमारी, है ना। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मॉडल, जिसमें कि पहला मॉडल आया था कौन सा, जे थॉमसन मॉडल, जो क्लास 9th में भी है। क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, सबको पता है वाटरमेलन की तरह होता है वो। फिर दूसरा मॉडल कौन सा पढ़ा था हमने, रदरफोर्ड। थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट किसने किया था, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। 9th में भी है शायद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो उसके 4 ऑब्जर्वेशन है और 4 कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशन 4 क्या है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली होता है। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स
बहुत कम एंगल से डेविएट करते हैं, जो ये प्रूव करता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल रीजन में है। और थर्ड जो पॉइंट है ये अगेन प्रूव कर देता है 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री के एंगल से बाउंस बैक होता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाकई बहुत छोटा है। और फोर्थ, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, अल्फा पार्टिकल से रिपल्शन बढ़ता जाएगा, डेविएशन बढ़ता जाएगा, और यहां से हम देखेंगे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये हुआ हमारा रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं सर्कुलर पाथ में। और इस मॉडल को किसकी तरह बताया उन्होंने? सोलर सिस्टम की तरफ। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस है, इसमें जो पार्टिकल है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियन भी बोलेंगे हम, है ना। जो न्यूक्लियस का साइज है और जो एटम का साइज है, इसमें कुछ रिलेशन बताया था। तो एटम का जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितने टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल ग्राउंड है वो तो है एटम, और उसके बीच में रखी हुई फुटबॉल है हमारा न्यूक्लियस। कितना फर्क होता है एटम के वॉल्यूम में और एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्या पढ़ा है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर उसके कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, कितने परसेंट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, इतने परसेंट ज्यादा है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन किए थे ना। चलो ये सब पढ़ने के बाद अब एक नए मॉडल की तरफ चलते हैं, और नए मॉडल का नाम क्या है आपने सुना भी होगा, ये क्वेश्चन तुमने। लेकिन उस मॉडल के पास पहुंचने से पहले बोहर मॉडल जो था, रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल जब आया उससे पहले कुछ चीजें आ चुकी थी जिसको बोहर मॉडल ने यूज की, जिसको बोहर ने यूज किया अपने मॉडल में। तो पहले लिखेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम, मतलब बोहर मॉडल से पहले कौन कौन से डेवलपमेंट हो चुके थे जिनका यूज करके बोहर मॉडल ने एक सही मॉडल दिया विद रेस्पेक्ट टू रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड के ड्रॉबैक भी हमने पढ़े थे। अच्छा, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक रह गए। बताओ पहला ड्रॉबैक क्या है? अगर मैक्सवेल थ्योरी लगाते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहां जाके गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। कितना टाइम? अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -8। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाते? नहीं। इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे बोहर मॉडल। फिर एक पॉइंट और था हमारा कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे लेना है हमें, है ना। जैसे आपने 10th में नहीं पढ़ा 2 8 2, ये अरेंजमेंट रदरफोर्ड ने नहीं बताया। रदरफोर्ड ने तो बस ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब हम आ रहे हैं बोहर मॉडल पे, लेकिन बोहर मॉडल से पहले हमें क्या पढ़ना है? कुछ डेवलपमेंट हुए थे जिनका यूज बोहर ने किया था। भाई कुछ डेवलपमेंट होंगे, बोहर उनका यूज करेगा, तभी तो रदरफोर्ड को वो करेक्ट करेंगे। और वो डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे, वो डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिले थे। तो एक तो हुआ था हमारा डुअल नेचर ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये डेवलप हो चुका था जब बोहर अपना मॉडल देने जा रहे थे। इससे पहले डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आ चुकी थी। अब ये डुअल नेचर क्या है, अभी इस पे बात करेंगे, इसी पे आगे हमें पढ़ना है पहले। और दूसरा हमारा स्पेक्ट्रम भी आ चुका था, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम का स्पेक्ट्रम ये क्या है? मतलब हर एक एटम जो है जब इसमें से रेडिएशन निकलता है तो स्पेक्ट्रम बनाता है। सन भी तो स्पेक्ट्रम बनाता है। अगर प्रिज्म इसके पास रख दें तो 7 कलर मिल जाते हैं विबग्योर। इसी तरीके से हर एक एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है, वो देखेंगे हम कैसे, इसकी बात करेंगे हम। तो देखो डुअल नेचर क्या, देखो ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ईएमआर क्या होता है? पहले तो ईएमआर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ईएमआर है क्या? ये लाइट आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सनलाइट आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हीट, आप अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो हीट आप तक पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कोई भी रेडिएशन आप जो सोच सकते हैं, रेडियो में रेडियो वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है।
एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जितने भी आप रेडिएशन सोच सकते हैं वो सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जितनी भी रेज हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विबग्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब जितनी भी आपने रेडिएशन सुने हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप है। तो डुअल नेचर का मतलब है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये कुछ ऐसा पता लग रहा है कि क्योंकि रेडिएशन है और रेडिएशन होती हैं वेव्स, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वेव्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी पार्टिकल नेचर भी प्रूव की गई, पार्टिकल नेचर और इनकी वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिजेशन के दो नेचर हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। कुछ फेनोमेना ऐसी है जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, आप वेव नेचर से उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगी, आप उनको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेव नेचर से कौन कौन सी फेनोमेना है जो एक्सप्लेन होंगी? एक तो होता है इंटरफ्रेंस, सुना है क्या नाम, फिजिक्स में आएगा। एक होगा डिफ्रैक्शन, ये भी फिजिक्स में आएगा। ये दो फेनोमेना ऐसी है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकती हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। पार्टिकल नेचर में दो है, पार्टिकल नेचर में दो आएंगी हमारी, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक आएगी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे हम, ये आप पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सारी चीजें हमें पढ़नी है, हमें मेन ये दो पढ़ने हैं। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में तो नहीं पढ़ना हमें, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा ये क्या होते हैं। बाकी फिर हमें स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे तब जाके पहुंचेंगे हम बोहर के मॉडल पर। भाई पहले ये तो पता हो कि बोहर को ऐसे क्या पता चला था कि उन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें करेक्शन किया, तो कुछ चीजें तो आई होंगी ना जिसे बोहर को हेल्प मिली होंगी। तो ये थी वो सारी चीजें जिनको बोहर ने पढ़ा, पढ़ने के बाद रदरफोर्ड के मॉडल था उसमें करेक्शन किया उन्होंने कि भाई रदरफोर्ड ने ये बात गलत बोली थी, ये नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे कि ये क्या है कि जो बोहर के मॉडल को हेल्प कर रहे हैं। तो पहले नोट बना के लिखो और इनको करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन के कितने रूप होते हैं? दो रूप। इंसानों के तो बहुत होते हैं, इनके तो 20 के तो बेचारे के दो ही तो हैं। इंसानों के तो पता नहीं कितने हैं, कोई 1000 लेके घूम रहा है, कोई 2000 लेके घूम रहा है, पता ही नहीं कर पाओगे कितने हैं। हर किसी के सामने एक नया रूप निकल के आता। पहले वेव नेचर पढ़ेंगे हम, पहले वेव देख लेते हैं, वेव वाली बातें कैसे ठीक है।
पार्टिकल नेचर की बात करें तो आइंस्टीन कहते थे कि पार्टिकल नेचर है, और वेव नेचर की बात करें तो मैक्सवेल। इनकी लड़ाई होती थी आपस में, वैसे हाथापाई नहीं होती थी, मतलब ऐसे लड़ाई होती थी जैसे ट्विटर पे या फिर होती है ना ऐसे। ये कहते थे कि नहीं पार्टिकल नेचर है, वो कहते थे नहीं अगर हिम्मत है तो इसको प्रूव करके बताओ। आइंस्टीन ने कहा पार्टिकल नेचर, मैक्सवेल ने कहा वेव नेचर। तो ये आपस में करते थे, डिबेट करते थे कि अच्छा वेव नेचर है तो हाँ नो चलो हिम्मत है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके दिखाओ वेव नेचर से। तो मैक्सवेल बेचारे चुप हो जाते थे। फिर मैक्सवेल कहते थे अच्छा तुम जो है इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करके बता दो पार्टिकल नेचर से। फिर आइंस्टीन चुप हो जाते थे। फिर बात चलती थी उनकी, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे वेव। अब पहले वेव के बारे में जान ले, फिर वेव नेचर पढ़ेंगे हम। पहले वेव तो जान ले, वेव क्या चीज है, वेव और क्या क्या चीजें होती है। तो वेव क्या है? एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। जब वेव चलती है उसके पार्टिकल थोड़ी चलते हैं। कोई वेव अगर चलती है उसके पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पे अप डाउन होते हैं। ये नीचे जाएगा, वेव आगे चली जाएगी, है ना भाई। एक रस्सी बांधो आप ऐसे करके और उसको ऐसे करो, उसमें वेव क्रिएट हो जाएगी। लेकिन क्या जो रस्सी के पार्टिकल हैं वो आगे जाएंगे, वेव आगे बढ़ेगी। तो वेव जब आगे बढ़ती है तो क्या लेके जाती है अपने साथ? एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है वेव। मैटर को ट्रांसफर नहीं करती वेव। आप पानी के अंदर वेव क्रिएट करो, पानी में पानी रुका हुआ है, यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह फेंको तो पानी में वेव क्रिएट होती है। तो पानी ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन वेव आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो वेव क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें उसके खुद के पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं, वेव एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसमें एक लाइन लिखेंगे वेव की, उसमें लिखेंगे वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर without transferring matter. Wave is a mode of energy transfer without transferring matter. जो वेव के टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे उनको आप बोलेंगे क्रेस्ट, क्रेस्ट के नाम से, और जो डेप्थ वाले पॉइंट होंगे उनको बोलेंगे ट्रफ। ये वाले, ये बना लो डायग्राम। जो मैक्सिमा है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो बोले जाएंगे क्रेस्ट, और जो मिनिमा है, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो बोलेंगे ट्रफ। हो गया? ये हो गया। अब इसके बाद लिखो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। एंड लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखना वेवलेंथ। वेव की लेंथ, वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। हेडिंग लिखो वेवलेंथ लैम्डा। देखो वेवलेंथ क्या होगी। एक वेव बनाई हमने यहां पे, ये वेव बनाई, तो देखो ये वेव बनाई हमने, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या तो आप दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ले लें, इसको वेवलेंथ बोलेंगे, या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले लें, इसको भी वेवलेंथ बोलेंगे, या फिर एक वेव की लेंथ को भी वेवलेंथ बोलेंगे। एक वेव कहां से कहां तक है?
यहां से स्टार्ट होती है, ये पूरी एक वेव है ए, यहां पर कंप्लीट वेव बन गई, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये जो लेंथ आएगी ये भी लैम्डा ही आएगी। ये तीनों ही वेवलेंथ होती हैं, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या फिर पूरी एक वेव की लेंथ, ये सब के सब वेवलेंथ है। भैया अगर आप इसको देखें एक पूरी वेव, हाफ वेव देखो यहां से लेके यहां तक है, और अगर मैं ये हाफ और ये हाफ को मिला दूं, हाफ यहां से बन जाएगी, तो क्या कंप्लीट बन गया? देखो ये एक हाफ ये रहा, एक हाफ ये बन गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक पूरी वेव ये बनी, हाफ वेव ये बनी हुई, और ये मिलके हाफ ये बन जाएगी, तो कंप्लीट वेव आ जाएगी। बनाओ डायग्राम, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ये बनाने के बाद, पहले ये बना लो। अब क्योंकि लेंथ है तो यूनिट फिर पता ही होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, एसआई सिस्टम में। पहला पॉइंट लिखो, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, और दूसरी डेफिनेशन, और द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough, the distance between two consecutive crust or trough is known as wavelength. trough। सेकंड पॉइंट, पहले पॉइंट में दोनों डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट, हर एक वेव की अपनी अलग वेवलेंथ होगी और फिक्स्ड वैल्यू होगी उसकी। वेव चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो लिखो, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव हैज, fixed value of its wavelength, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लो, डिफरेंट वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अगर वेव अलग होगी तो उसकी वेवलेंथ भी अलग हो जाएगी। डिफरेंट वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अगर आप वेवलेंथ को डील करेंगे, अच्छा वेवलेंथ की यूनिट बताओ क्या होगी? लैम्डा की यूनिट बोलो क्या होगी? मीटर। लेकिन आप ये बताओ, मीटर लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है भाई, 1 मीटर लगभग इतना होता, और वेव ऐसी होती है हम देख भी नहीं पाते। तो यानी कि मीटर का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं वेव के साथ, यानी कि यूनिट थोड़ा और स्मॉल करते हैं। तो बहुत बड़ी वेव लेंथ है, 1 मीटर इतना होता, इतनी वेवलेंथ वाली कोई वेव नहीं होती। हम वेव कौन कौन सी पढ़ेंगे? ये रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ देखो बहुत कम वेवलेंथ होती है इनकी, -10 की पावर माइनस में। तो एक काम करते हैं, यूनिट को थोड़ा छोटा करते हैं। यूनिट को अगर हम छोटा करेंगे तो नैनोमीटर आता है, पता ना नैनोमीटर कितने मीटर होगा? नैनोमीटर में जरूर दिखेगी वेवलेंथ आपको। 1 पिकोमीटर भी आता है, -12 मीटर। 1 माइक्रोमीटर भी आता है, 10 की पावर माइनस। 1 एंगस्ट्रोम भी आता है, 10 की पावर -10 मीटर। तो आपको वेवलेंथ ज्यादातर या तो आपको सबसे ज्यादा एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर इनमें देखने को मिलती है, बाकी मिल किसी भी यूनिट में सकती है। तो ये नोट बना लें इस पॉइंट के बाद, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। वो लिखेंगे अभी ऑर्डर हम।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखें वेव की। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी वेवलेंथ, एक इसकी पहचान वेवलेंथ होती है। दूसरी पहचान लिखें वेव की, जो उसकी खास प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरी लिखें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू, वी नहीं पढ़ते इसको, न्यू पढ़ते हैं, न्यू ऐसा बनाना थोड़ा टेढ़ा सा, न्यू है, हाँ ऐसे ही बनता है ये, इसको ऐसे ही बनाना है, वरना फिर वी लगेगा, ये ग्रीक सिंबल है, वी नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगा, ये वेव है, वेव चल रही है ना, और ये वेव जा रही है, हमने एक पॉइंट बना लिया यहाँ पे, वैसे कोई भी बना सकते हैं, ये वाला पॉइंट बना लिया हमने, और यहाँ पे आपको हमने बिठा दिया कि भैया घड़ी लेके बैठ जाओ, ये घड़ी लेके बैठ जाओ यहाँ पे, और कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा, तो हमने कहा कि भाई घड़ी लेके बैठ जाओ, एक पॉइंट है और ये बैठे रहना, हिलना मत यहाँ से, और ये बताओ कि एक सेकंड में कितनी वेव निकल के जाएंगी यहाँ से, और एक वेव जानते हैं, ये एक वेव है, हमें देखना है कि एक सेकंड में कितनी वेव यहाँ से निकल के गई है, वही है हमारा फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव निकल के चली जाएंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, है ना। तो एक सेकंड में हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ वेव्स, जो नंबर ऑफ वेव्स होगा एक सेकंड में वही क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाओ, ये हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है, पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं आप, एक सेकंड में ये काउंट करना है कितनी वेव निकल के गई यहां से, कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, देखें कितनी कितनी वेव निकल के जा रही है, वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत तेज चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो एक सेकंड में तो बहुत वेव निकल जाएंगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, तो यानी कि एक सेकंड में तो बहुत वेव निकल के जाएंगी, तो वो देखेंगे भैया कैसे। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लें, ये बनाने के बाद हाँ, एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगी। एक सेकंड में, एक सेकंड पे ही डिफाइन है, तो लिखो नंबर ऑफ वेव्स ब्रैकेट में साइकिल, साइकिल भी बोल देंगे नंबर ऑफ वेव्स को, साइकिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स, और ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशंस भी लिख लो, नंबर ऑफ वेव्स बोल दिया जाए, नंबर ऑफ साइकिल्स बोल दिया जाए, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बोल दिया जाए, तो और करके ऑसिलेशंस लिख दो। पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, passing through a point in 1 second is known as frequency, is known as frequency। Second point, different waves have different frequency, different wave have different wave have different waves have different frequency, अलग अलग वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम काउंटिंग करेंगे, मान लो यहां से 10 वेव्स निकल के गई, एग्जांपल है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 वेव्स पर सेकंड, ऐसे तो लिखेंगे। तो
इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। यूनिट क्या होगी? पर सेकंड भाई, क्योंकि एक सेकंड के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट होती है इसकी, नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे पर सेकंड, या फिर पर सेकंड को मैं सेकंड इनवर्स में लिख सकता हूं, या फिर एक इसकी यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर, उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम पे लिखी गई। उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा, आगे आएगा। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी वेव की, एक होगी वेवलेंथ, एक हो गई फ्रीक्वेंसी। तीसरी लिखो, यूनिट मेंशन कर ली, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। स्पीड ऑफ वेव, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी स्पीड ऑफ वेव। वैसे तो इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन c से भी कर सकते हैं। c से तब करेंगे जब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, वरना v लिखेंगे। अब क्योंकि जितने भी रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो लाइट की स्पीड से ही चलते हैं, तो इसलिए v को c हम मान लेते हैं। c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट जो होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट तो उसका एक टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है हमारा। अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट बताना कितनी? मीटर, एसआई यूनिट। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट या फिर 1/सेकंड। बताओ स्पीड कब आएगी? दोनों को मल्टीप्लाई करूं, दोनों को डिवाइड करूं, क्या करूं? स्पीड की यूनिट बताओ क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड कब बनेगा मुझे बता दो? मल्टीप्लाई करने पर, है ना। यानी कि न्यू इनटू अगर लैम्डा कर दूं तो यहाँ स्पीड बन जाएगा v। तो लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, अ वेव ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड, a wave travel with a constant speed which is given as following। फिर ये लिख लेना, a wave travel with a constant speed which is given as following। ये लिख लो फॉर्मूला, which is given as following। ये फॉर्मूला लिखो। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई हैं अब तक वेव की, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, एक उसकी वेवलेंथ और एक उसकी स्पीड। एक न्यू है, एक लैम्डा है, एक वी है। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो टाइम पीरियड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था? एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव निकल के जाती हैं वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब एक सेकंड में जितनी वेव, मतलब एक वेव को जाने में टाइम एक सेकंड से तो बहुत कम लगा होगा भाई। हमने इसको डिफाइन किया था, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते थे, और न्यू क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। मतलब न्यू नंबर ऑफ वेव्स को इस पॉइंट से जाने में कितना टाइम लगता है बताओ भाई? अगर न्यू नंबर ऑफ वेव्स है हमारी फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू, भाई इस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? इस
फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज दी गई है तो इसका क्या मतलब होगा? 20 वेव्स जा रही हैं कितने सेकंड में? एक सेकंड में 20 वेव्स निकल के जा रही हैं, मतलब 20 वेव्स को पास होने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। तो एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड 1/न्यू, है ना? कितने सेकंड? यही है हमारा टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर दें? 1/न्यू कर दें और इसकी यूनिट सेकंड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 1/फ्रीक्वेंसी कर दो। 1/फ्रीक्वेंसी करने पर क्या आ जाता है? टाइम पीरियड। तो मतलब एक वेव जितना टाइम लेती है एक पॉइंट से जाने में तो वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड, क्योंकि एक सेकंड में हजारों करोड़ कितनी हमारी वेव जाएंगी, तो फिर एक वेव को कितना टाइम लगेगा? वो है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। द टाइम टेकन बाय वेव, द टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल या ऑसिलेशंस, द टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट साइकिल और ऑसिलेशंस। ये नोट करो है। कंप्लीट साइकिल बताया तो था, यहां से स्टार्ट करोगे यहां पर आने पर ये कंप्लीट साइकिल होती है। इसको कंप्लीट साइकिल बोलेंगे, इसको एक वेव बोलेंगे। एक वेव ये है। करो नोट। बता दें इसको। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी? 4। 5 लिखो। वेव नंबर न्यू बार, ऊपर बार लगा देंगे न्यू और ऊपर बार। वेव नंबर न्यू बार, वी के ऊपर नहीं, न्यू के ऊपर बार। देखो ये क्या होता है। मान लो आपने 1 मीटर की लेंथ ली और इसमें आपने कुछ भी वेव बना दी। मैं वेव बना दे रहा हूं यहां पे, ये वेव बना दी हमने। एक वेव या वन साइकिल जानते हैं कब बनती है? बताओ। यहां से लेके एक वेव ये रही, एक वेव 2 हो गई, 3 4 हो गई। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, अच्छा एक वेव की लेंथ क्या कहलाती है? वेव लेंथ। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस लैम्डा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ वेव निकालनी है तो किसको किससे डिवाइड करूं कि वेव आ जाए? किसको? एम्पलीट्यूड कहां से आ गया है? 1 को किससे डिवाइड करूं? अगर मैं 1 को लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ वेव आ जाएंगी। ये इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये नहीं आ जाएगी कितनी वेव है इसमें? हालांकि डायग्राम में बना हुआ है, 4 दिख रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं अगर कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो मैंने ऐसी कोई डायग्राम बना दिया। अगर मैं आपसे पूछ लूं वेवलेंथ दे दूं और पूछूं आपसे ये बताओ कि वेव नंबर, तो आप क्या करेंगे? 1 मीटर को किससे डिवाइड कर देंगे? लैम्डा से, क्योंकि 1 मीटर ये है। लैम्डा से डिवाइड करोगे तो ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर को लैम्डा में ब्रेक कर दिया, कितने लैम्डा आएंगे हमारे? नंबर ऑफ वेव्स पता लग जाएगा। और नंबर ऑफ वेव्स ही क्या होता हमारा? वेव नंबर। यानी कि जो भी आप लैम्डा फाइंड आउट करोगे 1/लैम्डा कर देना,
वेव नंबर आ जाएगा। अब वेव नंबर वो मीटर में भी हो सकता है, तो लैम्डा किस में रखेंगे, मीटर में। अगर उसने सेंटीमीटर में पूछा तो 1 मीटर की जगह क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर। अगर वो कह रहा है कि सेंटीमीटर में बताओ तो 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव आएंगी छोटी छोटी, कैसे निकालेंगे, 1/लैम्डा। मतलब वेव नंबर की यूनिट किस पर डिपेंड करेगी, लैम्डा की यूनिट। अगर लैम्डा की यूनिट मीटर है तो वेव नंबर की यूनिट बताओ क्या आएगी, मीटर इनवर्स। अगर लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर है तो वेव नंबर की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसकी एक लाइन लिखो, वेव नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। जनरली तो 1 मीटर के लिए रेस्पेक्ट में डिफाइन है, लेकिन वो सेंटीमीटर में भी दे सकता। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। ये बनाओ डायग्राम और ये फॉर्मूला। ओके, तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, कितनी हुई टोटल, 5। पहली कौन सी थी, वेवलेंथ, दूसरी, थर्ड, स्पीड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, चलो अब आगे लिखो। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हेडिंग लिखो। लिखो, अभी डायग्राम नहीं बनाना। एम्पलीट्यूड एक और लिख लो, उसका कुछ खास यूज है नहीं केमिस्ट्री में, वो फिजिक्स में आता है, लिख लो एक और, इसका यूज है नहीं खास। एम्पलीट्यूड क्या होता है, केमिस्ट्री में ही पूछा नहीं जाता। एम्पलीट्यूड होगा जो मैक्सिमम लेंथ होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, ये इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बना लो, पर डायग्राम बना लो कि जो पीक पॉइंट की जो हाइट होगी या डेप्थ होगी, मतलब क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ क्या कहलाएगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानेंगे। केमिस्ट्री में इसका कोई खास यूज है नहीं, ये फिजिक्स में आता है। हो गए, कौन है भाई, हो गए। अब लिखो हेडिंग, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थे, इन्होंने
बोहर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, बोहर मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ये तो बोहर से पहले कुछ चीजें आई है वो चल रही है। नहीं बोहर में नहीं, हेडिंग क्या लिखी थी, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। वो डेवलपमेंट जिन्होंने बोहर मॉडल को लीड किया था वो कौन, वो चल रहे हैं। बोहर मॉडल नहीं स्टार्ट हुआ अभी। हेडिंग लिखो, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल जो थे वो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे। इनकी आपस में होती थी डिबेट, हाथापाई नहीं होती थी, ठीक है। चलो ये आपस में मिलते रहते थे। एक मूवी है, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें दिखाया गया है, और रदरफोर्ड है और बोहर है, आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा भाई ये मॉडल दिया, हाँ हाँ मॉडल दिया, क्या ये बात है, इसमें तो ये गलत है। वो पूरी मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है पूरी, अब मैं उसका नाम बताऊंगा कौन सी है, और एक छोटी सी क्लिप है यूट्यूब पे, वो दोनों बात कर रहे हैं, बोहर और रदरफोर्ड बात कर रहे हैं। वो रदरफोर्ड अपनी दुकान में बैठे हुए तो बोहर आते हैं, भैया क्या कर रहे हो, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, तो चलो आओ घूमने चलते हैं, तो दिखाऊंगा क्लिप को है। तो दोनों एक ही टाइम के हैं तो इसलिए वो उनकी बातचीत हो जाती थी आपस में। हाँ ये हेडिंग लिखी आपने। तो मैक्सवेल जो हैं वो कह रहे हैं कि जो ईएमआर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, वो वेव के फॉर्म में चलते हैं। चलते कैसे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा कैसे, बताना इसको कैसे बनाना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसमें बनेगा ऐसी, लेकिन बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा कोई भी रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन आप ले ले, मान लो एक हमने एक एक्सिस ये ले लिया, एक ये ले लो एक्सिस, और एक एक्सिस ये ले लो, तीन एक्सिस हो गए हमारे। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा जेड। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में चलता है, और चलता कैसे है, जब कोई वेव चलती है तो अपने साथ दो फील्ड लेके चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, और वेव के चलने की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कुछ ऐसे, अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अगर वेव एक डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों बाकी तीनों चीजें आपस के में परपेंडिकुलर होंगी। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट कर दिया वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया, तो वेव जो है एक्स की डायरेक्शन में चल रही होंगी। अच्छा जब वेव चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी हमें वेव नेचर के फॉर्म में बनाने हैं। अब वेव कैसे बनाई जाती है अभी बताई थी मैंने, कुछ ऐसे बनाते हैं ना वेव, जिसमें लैम्डा भी बनाई जाती है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं रिप्रेजेंट करते, लेकिन लैम्डा हम वेव को देख के बता सकते हैं। तो पहले हम जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना लेते हैं पहले कि भाई अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई वेव बनाओ, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने वेव बना ली, ये बना ली। इसके कंपोनेंट बना लो वाई एक्सिस के, कि भाई इसके कंपोनेंट हम बना लेते हैं वाई एक्सिस के, ये डायरेक्ट देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट को ध्यान से देखें तो ये इसके पैरेलल हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, देखो ये वाले भी पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, एरो की डायरेक्शन बता रही है वाई एक्सिस के पैरेलल होना, ये रहा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, ये भी वेव के फॉर्म में वेव के साथ ही चल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं। फिर है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की वेव फॉर्म में चलेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। वो कैसे चलेंगे, उनको ऐसे बना लेते हैं। अब 3D में है ये डायग्राम, और 3D में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो ये रहा, ये Z के पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, 3D में ऐसे दिखेगा डायग्राम,
ये जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे भाई, ये जेड एक्सिस के पैरेलल बना रहे हैं हम, जो जेड एक्सिस दिया गया है। ठीक है, तो एक अगर रेड कलर के ऐसे बने हुए हैं तो पता ग्रीन कलर के कैसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए ग्रीन कलर के परपेंडिकुलर। अब इस बात को कैसे दिखाओगे 3D में, कैसे दिखाओगे? अगर ऐसे दिखाओगे तो यहां तो सिर्फ पॉइंट दिखेगा, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया है। समझ गए क्या हुआ? जो ग्रीन वाले हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं, और जो रेड वाले हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैं लिख देता हूं, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे चलते हैं। अगर कोई वेव, अच्छा वेव कैसे चल रही है? वेव की डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव के चलने की डायरेक्शन। तो ये बात तो मैंने अभी बोली थी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। कौन? वेव का चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेव जैसे चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव के फॉर्म में उसी पैरेलल में उनके साथ चलेंगे। ये बोल रहे हैं मैक्सवेल कि भैया जो ईएमआर होते हैं वो वेव होती है, वो पार्टिकल नहीं होते। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन आएंगे, वो मैक्सवेल को मना करेंगे कि भैया अगर हिम्मत है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके दिखा दो वेव नेचर से। वो होता ही नहीं एक्सप्लेन, वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो आज तक पता नहीं चल पाया कि वेव की नेचर क्या है, तो इसलिए बाद में दोनों एक्सेप्ट कर ली गई। वे एक काम करते हैं, वेव नेचर भी मान लेते हैं और पार्टिकल नेचर भी मान लेते हैं, दोनों वेव नेचर को मान लिया गया। ये डायग्राम बनाओ पहले, फिर उसके पॉइंट लिखेंगे। ऐसे ही बनाना जैसे बनाया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, रेड कलर से लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड,
पॉइंट लिखते हैं मैक्सवेल थ्योरी के, क्या क्या पॉइंट थे, ये बना लिया। हो गया, लिखो पहला पॉइंट लिखो। करो कर लो। वो आर्यन आया नहीं। हाँ जी लिखो पहला पॉइंट, दिस थ्योरी सजेस्ट, दिस थ्योरी सजेस्ट, दिस थ्योरी सजेस्ट द वेव नेचर ऑफ EMR। EMR की फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो EMR लिखेंगे अब कैपिटल में। दिस थ्योरी सजेस्ट द वेव नेचर ऑफ EMR, that means all EMR, that means all EMR travel, that means all EMR travel as a wave, that means all EMR travel as a wave. Second point, when a charged particle moves under acceleration, when a charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic field, alternating, alternating इसलिए देखो एक रेड दिख रहा है, ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन है, इस टाइप से। alternating electric और magnetic field are produced which are perpendicular to each other, which are electric and magnetic field which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other. Next point, the direction of, the direction of wave propagation, the direction of wave propagation is perpendicular to, the direction of wave propagation is perpendicular to both these field, both these field, दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है, both these fields, these field, ये दोनों फील्ड देखो, दोनों की वेव देखो, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी या अलग होगी? देखो इनका ओरिजिन सेम है और जहां कंप्लीट वेव बनती है वो भी सेम है, तो वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बोथ फील्ड्स हैव, बोथ फील्ड्स हैव, बोथ फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात चल रही है, बोथ फील्ड्स हैव सेम स्पीड, both fields have same speed, comma lambda and nu, lambda मतलब wavelength, nu मतलब frequency, and both fields are in, and both fields are in phase, और
दोनों फील्ड एक दूसरे के फेज में हैं। फेज का मतलब ये होता है एक साथ मिलेंगे और एक साथ ओरिजिनेट होंगे, ये फेज का मतलब। फेज का मतलब है एक साथ ओरिजिनेट होंगे और कंप्लीट वेव भी एक साथ ही बनेगी, है ना। ये ऐसे चलेंगे, एक साथ ओरिजिनेट होंगे इस तरीके से, ऐसे चलेंगे और एक साथ यहां जाके कंप्लीट पूरी वेव बनाएंगे एक साथ, ठीक है। ये होता है सेम फेज में होना। मान लो कोई एक, मान लो ग्रीन वाली वेव पहले बन जाती और रेड वाली अभी यहीं पे है, तो इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज, कि भैया फेज में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन EMR डज नॉट नीड, एन EMR, EMR समझ रहे हो आप, ठीक है। एन EMR डज नॉट नीड a medium to travel, an EMR does not need a medium to travel, that means they can also propagate in vacuum, that means they can also propagate in vacuum। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसी EMR का? लाइट देखो कहां से चलती हुई आ रही है, बीच में क्या पड़ता है, और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो मतलब EMR को कोई मतलब नहीं, ये कहीं भी चल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, all EMR travel with same speed, all EMR travel with same speed which is light of speed, which is light of speed, travel with same speed which is light of speed, with speed of light, उल्टा बोल दिया मैंने। इसकी वैल्यू बताओ, ब्रैकेट में लिख लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, तो जब EMR के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे V = न्यू लैम्डा वाला, बोलो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट करोगे आप, C = न्यू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला लिख लेना आप कि EMR के लिए लगाते हैं, फॉर EMR, ये फॉर्मूला लिख लो, C = न्यू लैम्डा, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। अब EMR में जब भी EMR की बात वो करेगा तो अब हमें लाइट की स्पीड पता है, हमें उसकी स्पीड पता है, हम ये नहीं बोलेंगे स्पीड की वैल्यू कहाँ दी है, हमें लाइट की स्पीड ही रखनी है। जितने भी EMR होते हैं ना, मोबाइल के जो नेटवर्क आ रहे हैं ना, ये लाइट की स्पीड से आ रहे हैं हमारे पास, जहां भी वो नेटवर्क लगा होगा, है ना। लिखो यहाँ पे, ऑल EMR, इफ ऑल EMR, जितने भी EMR हैं, इफ ऑल EMR arranged in order of their wavelength, if all EMRs are arranged in order of their wavelength, then electromagnetic spectrum, order of their wavelength lambda, या फिर ब्रैकेट में लिख लो फ्रीक्वेंसी में भी अरेंज कर सकते हैं, एक ही बात है, their wavelength, then electromagnetic spectrum, then electromagnetic spectrum is obtained, then electromagnetic spectrum is obtained which is as follow। अगर हम सारी वेवलेंथ को एक ऑर्डर में लगा दें तो ऐसा करने पर वेवलेंथ का या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, EMR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको देखो क्या बनाना है, आपको जो वैल्यू है वो तो मत लिखना, इस तरीके से बना के यहां लिखना कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर यहां बीच में गैप है, ये गैप बताओ, ये गैप क्या है, विजिबल। विजिबल में क्या क्या होता है,
विबग्योर, देखो विबग्योर बना हुआ है, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर इसके बाद IR मतलब इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। सिर्फ ये लिख लेना रेडियो, ये मत लिखना FM AM मत लिखना। जो माइक्रोवेव नहीं होता वही ओवन, ओवन में होती है, हाँ वो माइक्रोवेव ही होती है। और फिर क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव्स। जो अंडरलाइन किया है ना सिर्फ उतना ही डायग्राम बनेगा, वैल्यू कोई नोट नहीं होगी। देखो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू C इज न्यू होगा, C अपॉन न्यू होगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, काम। बनाओ डायग्राम, जो अंडरलाइन क्या है वो बनेगा, वैल्यू मत लिखना, वैल्यू याद नहीं करनी होती। और एक बात आप याद रखेंगे, विबग्योर की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, या फिर आप याद रखेंगे 400 नैनोमीटर से, रेंज याद रखना 750 नैनोमीटर, ये रेंज आपको याद रखनी है विबग्योर की। विबग्योर की रेंज याद रखना 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और 750 नैनोमीटर तक जाती है। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ वो हटा दूं, ये हटा दूं मैं? वैल्यू मत लिखना, बाकी सारा डायग्राम बनाओ। वैल्यू मत लिखना, बाकी सारा डायग्राम बना लो। बस ये मैं देखो ये ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और ऐसे जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी घटेगी, ये भी ऐड कर लेना। और एक ये ऐड कर लेना 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर क्या होती है, विबग्योर की वेवलेंथ की रेंज है। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होंगी और 750 नैनोमीटर तक जाएंगी। ये वैल्यू मत लिखना, ये 10 वाली ये चीज मत नोट डाउन करना, ये याद नहीं करनी होती हमें, ये गिवन होंगी बस। ये मत लिखना FM और AM, सिर्फ रेडियो वेव्स लिखना। ये भी वैल्यू मत नोट करना, यहाँ लिख लेना 400 नैनोमीटर और इधर लिख लेना 750 नैनोमीटर, बस ये दो वैल्यू लिख लेना और कुछ नहीं, वरना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डायग्राम, उसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या हुआ? अच्छा बताओ। फाइंड द रेडियस, ये एक रिलेशन है, अभी मैंने करा है नहीं, R इज इक्वल टू R नोट और मास नंबर की पावर 1/3, ये वहाँ से हो जाएगा, है ना, इसमें दिया होगा R इज इक्वल टू R नोट मोलर मास की पावर 1/3, कल बता दूंगा मैं।
आर नोट की वैल्यू दी है ना, तो आर नोट की वैल्यू फिल करके आंसर निकाल दिए, कहीं दिया होगा जरूरी है। ये तो बताया था आर इज टू आर नोट ए की पावर 3। ये क्या है यहाँ पे, मास नंबर, वैल्यू भर दो सारी। क्या नहीं, 750 होती है रेड में है, कौन सी बुक में, उसे भूल जाओ, वो तो बहुत बेकार बुक है, उसमें डेटा गड़बड़ लिखा हुआ, और भी आएंगे डेटा उसमें, अल्फा बीटा गामा रेस का भी, तो आईसीएससी में हो ना, तो उसमें डेटा थोड़े से वेरिएशन लिखे हुए, उसमें जो पेनिट्रेशन पावर ना वो भी गड़बड़ लिखी हुई है, हमें एनसीईआरटी डेटा से चलना अब, तो वो थोड़ा भूल जाओ। ये हाँ तो क्या है, तो इसका वॉल्यूम प्रोटॉन का दे रखा है और उससे दे रखा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है और प्रोटॉन की दे रखी है, मतलब न्यूक्लियस की, तो दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकाल दो, ऊपर लिखना एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसने ये पूछा कि ये बताओ कितनी जगह इसने घेरी हुई है, तो जगह स्पेस का वॉल्यूम से ही तो है मतलब, और फ्रैक्शन टोटल वॉल्यूम, और ऊपर रखना प्रोटॉन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि इसने फ्रैक्शन पूछा तो मल्टीप्लाई 100 मत करना, सिर्फ डिवाइड कर दो, इसका वॉल्यूम निकालो इससे डिवाइड कर दो, हैं ये हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तो बताया था मैंने, हैं दिखाओ, हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ ना, हाँ कर दो, परिवर्तन न्यूक्लियस हो, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर मिनिमम पूछ रहा है, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल कितना दिया हुआ है, एम एल्फा, एम एल्फा ही रख देंगे, हमें वी वी पूछा है, फॉर्मेट में निकालना है, के 9 × 10⁹ क्यू वन कितना है 2e, क्यू टू कितना है 47e, और आर निकाल दो बस, एम और एल्फा के फॉर्मेट में निकालना है, कोई अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है, वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि नहीं दी है ना, इसलिए नहीं रखनी। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी 3-4 मिनट है, कोई किसी को डाउट पूछना हो तो बताएं। आइसो डायफस डिफरेंस में होता है, डिफरेंस होता है इसमें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस भी सेम आता है, उनको बोलते हैं डिफरेंस, लेते हैं उसमें एक, वो नहीं पढ़ने में। और बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से ही करता है, देखो एयर और वाटर के अंदर तो स्पीड थोड़ा चेंज होगी, ये जो लाइट की स्पीड होती है ना 3 × 10⁸, ये वैक्यूम में होती है, लेकिन हम इसी को मान के करते हैं क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, हालांकि पानी के अंदर जब चलती है लाइट या एयर में चलती है तो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन वो हम नेगलेक्ट करके 3 × 10⁸ ही लेते हैं। कहाँ पे, ये तो अभी कराऊंगा मैंने, ये तो करा ही नहीं, तो अभी ये टॉपिक तो हो जाने तो, क्या ये नंबर ऑफ फोटोन का, ये पार्टिकल नेचर जब हो जाएगी तब वो आएगा, अभी तुम्हें पार्टिकल नेचर ही नहीं पता ना, तो पार्टिकल नेचर जब आती है तो उसमें वो गैदरो नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, तो वो हो जाने तो तब करेंगे, पार्टिकल नेचर में आएगा, प्लांक क्वांटम थ्योरी, वो पार्टिकल नेचर जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा क्या है प्लांक क्वांटम थ्योरी।